जय हिंद। वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 8 फरवरी के समसामयिक करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लेज़र हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है? तो लेज़र हथियार है हेलियोस और इसका सफल परीक्षण भी यूएसए की नेवी के द्वारा किया गया है। हेलियोस यह लेज़र हथियार है जो आप फोटो में देख सकते हो, लेज़र हथियार है। और देश के जो किस देश ने इसका अभी सफल परीक्षण किया है? तो जो यूएसए की नेवी है इसने सफल परीक्षण किया है इसका। और ड्रोन पर अटैक करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जो जहाज होंगे, जहाज से ड्रोन पर अटैक करने के लिए इस लेज़र हथियार का प्रयोग किया जाएगा हेलियोस का। और किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है हेलियोस को? तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है हेलियोस का। हेलियोस में अगर आज आप HEL का फुल फॉर्म देखेंगे तो हाई एनर्जी लेज़र इसका मतलब होगा। HEL हेलियोस से आप याद रख सकते हो कि हाई एनर्जी लेज़र हथियार है हेलियोस। चीन की अगर बात करें तो चीन का कौन सा लेज़र हथियार है? तो साइलेंट हंटर यह चीन का लेज़र हथियार है। अगर कुछ एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो किस देश का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? आयरन डोम यह इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। समर और वशारोद यह अत्यधिक कम दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली है भारत की समर और वशारोद। S-400 या ट्रायम्फ किसका है? तो यह रूस का है S-400 या ट्रायम्फ। और इसके अतिरिक्त थाड़ किसका है? तो यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है थाड़। अगर कुछ मिसाइलों की बात करें तो हमारी जो अस्त्र मिसाइल है यह कैसी मिसाइल है? अस्त्र, तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है हमारी अस्त्र। अगर आकाश और त्रिशूल की बात करें तो यह किस प्रकार की मिसाइल है हमारी? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश और त्रिशूल। पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? पृथ्वी और अग्नि, तो यह सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नाग की अगर बात करेंगे, नाग कैसी मिसाइल है? तो यह एंटी टैंक मिसाइल है हमारी नाग। और ये पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? तो यह मल्टी बैरल लॉन्चर है। तो ये रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है? रॉकेट लॉन्चर है हमारा पिनाका। तो आपको ध्यान में रखना है, अस्त्र, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग एंटी टैंक मिसाइलें हमारी, और पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएसए के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो यूएसए ने अभी घोषणा की थी, यहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर होने की घोषणा की है। अर्जेंटीना ने WHO से एग्जिट होने की घोषणा की है। यूएसए के राष्ट्रपति ने जो यहाँ पर लीगल इसका नोटिस था इस पर साइन कर दिए थे। उसके बाद यहाँ के अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है जेबियर माइली इन्होंने भी घोषणा कर दी है WHO से बाहर होने की। WHO की बात करें अगर तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो अमेरिका का बहाना लेकर अब जो WHO से कई देश एग्जिट हो सकते हैं, जो कि यूएसए है। यूएसए के द्वारा ही, जो अमेरिका है, यूएसए ने ही सबसे पहले WHO से एग्जिट होने की बात कही और इस पर हस्ताक्षर किए। WHO से जो यूएसए है कब से नाराज है? जब से कोविड हुआ था, जो कोविड का पता नहीं लगा सकी WHO संस्था, इसके लिए जो कई देश इससे नाराज है। WHO के सदस्यों को यहाँ पर फंड देना पड़ता है, कुछ जो आम मुद्रा है, कुछ मुद्राओं में रुपए का भुगतान करना पड़ता है सभी देशों को। इसलिए ये देश यहाँ से हट रहे हैं क्योंकि यह मान रहे कि ये संस्था कोई काम की नहीं है। अगर पूरे विश्व में महामारी फैल जाती है तब तक इस संस्था यह जागरूकता नहीं फैला सकती या उसका पता नहीं लगा सकती, उस पर रिसर्च नहीं कर सकती, तो ये किस काम की संस्था है? ब्रिक्स, अभी हाल ही में अगर कुछ समय पहले तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश शामिल होने थे, जिसमें से सऊदी अरब ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका ब्रिक्स का 10वां नवीनतम देश अभी कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया इसका नवीनतम 10वां देश बन गया है। इसके अतिरिक्त 4 देश और कौन से इसके नए बने हैं? तो मिस्र,
मिस्र ईरान और यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ये इसके 4 सदस्य बने थे। 5, 4, 9 और एक 10वां सदस्य कौन बन गया है? ये इंडोनेशिया बन गया। और ब्रिक्स में शामिल होने से मना किसने किया था? तो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। आनुवांशिक रूप से संशोधित पहला घोड़ा कहाँ पर जो जन्म लिया है? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित घोड़ा का पहला जन्म कहाँ पर हुआ है? अर्जेंटीना में हुआ है। अर्थात जो उसके घोड़े के कुछ ऐसे गुण थे या जो कुछ ऐसे उसके आनुवांशिक गुण थे जो खराब थे या जिसके कारण वह निम्न कोटि का घोड़ा था, तो उसे चेंज करके संशोधित करके जो उसमें अलग आनुवांशिक गुण डाल दिए गए और इससे आनुवांशिक रूप से संशोधित पहला घोड़ा कहाँ पर जन्म लिया है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? यहाँ पर ये अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ पर घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। माउंट एकांकागुआ यह दक्षिण अमेरिका की सबसे चोटी है जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। और एकांकागुआ किसकी पर्वत चोटी है? एंडीज जो पर्वतमाला है इसकी चोटी है एकांकागुआ। यह एंडीज की और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोनों की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। और अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है? तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? तो बीकन और यस बैंक ने इंडिया बिल पे कहाँ पर लॉन्च किया है? तो कनाडा में से लॉन्च किया गया है। इंडिया बिल पे यह लॉन्च किया गया है कनाडा में। और जो प्रवासी भारतीय जो कनाडा के भारतीय अप्रवासी है उनके लिए यह लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? जो बीकन कंपनी और जो यस बैंक है इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट, अर्थात क्रॉस बॉर्डर अर्थात अगर कोई अप्रवासी भारतीय कनाडा में निवास करता है और वो भारत में पेमेंट करना चाहता है अपने किसी परिचित को, तो वो इसके माध्यम से पेमेंट कर सकता है। तो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट के लिए इसे लॉन्च किया है बीकन कंपनी और यस बैंक ने। और इससे भारत में जो धन है इसका आवक में वृद्धि होगी। कनाडा की बात करें अगर तो इसकी राजधानी ओटावा है। यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी सीमा रेखा बनती है? तो जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। विनिपेग कनाडा में ही एक विनिपेग जो शहर है, विनिपेग को विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। कनाडा में ही वैंकूवर जो जहाज़ों का आने का स्थान था वैंकूवर, यहाँ पर 1914 में कामागाटा मारू जहाज़ का प्रकरण होता है। अर्थात जो कनाडा का वैंकूवर था यहाँ पर भारतीय जहाज़ को उतरने नहीं दिया जाता है, उसे रिटर्न भारत पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो एक संघर्ष होता है या जो एक हिंसा होती है जिसमें कई जो भारतीय मारे जाते हैं। तो यह कामागाटू मारू केस कब का है? तो ये 1914 का है और ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल भी कनाडा में है। मॉन्ट्रियल में ही जो 16 सितंबर 1987 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। इसलिए हम 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ओजोन संरक्षण दिवस भी हम 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं हम? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो आरबीआई ने अभी रेपो रेट में परिवर्तन किया है 5 वर्षों के बाद, तो 6.25% जो नई रेपो रेट दर रहने वाली है। मौद्रिक नीति समिति जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, इसका गठन कब होता है? तो 2016 में इसका गठन होता है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा और 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और प्रति 2 माह के अंतराल में यह अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और एक वर्ष में इस प्रकार यह एक वर्ष में 6 बार अपनी रिपोर्ट को पेश करती है मौद्रिक नीति समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं मौद्रिक नीति समिति के? तो जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, इसके अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी है। इसका कार्य क्या है? तो मुद्रास्फीति अर्थात जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करना, उसको 2% से 6 के मध्य 2 से 6 के मध्य रखना महंगाई को, अर्थात न्यूनतम 2 से कम और अधिकतम 6% से अधिक महंगाई नहीं होना
होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना इसका मेन उद्देश्य होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इसे जो हमारी रेपो रेट होता है, रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेट, नीतिगत रेट या रेपो रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो इसे रेपो रेट, नीतिगत दर या पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट का अगर फुल फॉर्म पूछे, रेपो रेट का पूरा नाम क्या होता है, तो रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट रेपो रेट का पूरा नाम होता है। अगर बात करें अभी वर्तमान में रेपो रेट दर कितनी हो गई है, तो 6.25% जो रेपो रेट हो गई है, और 6.50 अर्थात 6.50 जो हमारी रेपो रेट दर थी, इससे कम करके -0.25% जो रेपो रेट दर को कम कर दिया गया है। तो अब 6.25% हमारी रेपो रेट दर रही है, और 5 वर्षों के बाद यह रेपो रेट में बदलाव किया गया है। अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट कितनी हो चुकी है अब, तो 3.35% हमारी रिजर्व रेपो रेट हो चुकी है। और बैंक रेट कितनी हो गई है, तो 6.5% जो हमारी बैंक रेट हो गई है। और रेपो रेट कितनी हो गई है, तो 6.25% हमारा रेपो रेट हो गया है। अगर RBI और बैंकों के मध्य संबंध देखेंगे, तो RBI को आप बैंकों का पापा समझ सकते हैं, और जो बैंक होते हैं हम जहाँ से जिनसे सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें आप बेटा मान सकते हैं। अगर जो बैंक है, बैंक अगर RBI से उधार मांगता है, अर्थात बेटा अगर पापा से उधार मांगता है, तो जो RBI है यह बैंकों को उधार तो प्रदान कर देती है, लेकिन यह उधार शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है और उस पर ब्याज वसूलता है RBI बैंकों से। तो इसी ब्याज दर को क्या कहा, इसे ही ब्याज दर को रेपो रेट कहा जाता है। जो ब्याज दर RBI लेता है अन्य बैंकों से, या जो बैंक होते हैं जो वित्त की जो मांग करते हैं, और उनके वित्त की मांग को जो RBI पूरा करता है, इसके बदले जो ब्याज दर लेता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अगर रेपो रेट कम हुई है, अभी रेपो रेट कम हुई है, तो रेपो रेट कम होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो जो महंगाई है, महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है रेपो रेट कम होने से, तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जो रेपो रेट दर है यह कम की गई है। रेपो रेट दर कम की गई है तो जो लोन की प्रक्रिया वो तेज हो जाएगी, कम दामों पर लोगों को लोन मिलेगा, और लोन जो आएगा, लोगों के पास जो पैसा आएगा, तो मार्केट में पैसा का जो परचेसिंग पावर है इंसान की खरीदी की, अर्थात वो एक समोसा भी खाएगा और साथ में और कुछ भी खाएगा, तो उसकी जो परचेसिंग पावर है बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या, जो इनके सामान में वृद्धि होगी और जो महंगाई बढ़ेगी। तो रेपो रेट अगर कम होता है, तो इस पर जो अर्थव्यवस्था है या बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो महंगाई है वह बढ़ने वाली है रेपो रेट कम होने से। CRR, केस रिजर्व रेशियो, वर्तमान में कितना है, तो 4% जो CRR है, केस रिजर्व रेशियो, अर्थात जो भी बैंक में हम जमा पूंजी करते हैं उसका कितना प्रतिशत भाग जो है उस बैंक को रखना होगा दूसरों को लोन देने से पहले, तो इसे केस रिजर्व रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो व्लादिमीर पुतिन ने रोसकोस्मोस, जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नया महानिदेशक दमित्री बाकानोव जी को घोषित किया है। USA की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, इंडिया की इसरो है, जापान की जाक्सा है, दक्षिण कोरिया की कासा है, रूस की रोसकोस्मोस है। और रोसकोस्मोस के न्यू महानिदेशक किसे बनाया गया है, नए महानिदेशक कौन बने इसके, तो दिमित्री बाकानोव इसके महानिदेशक बने, और पुतिन ने इनकी नियुक्ति की है। USSR, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता है, विश्व का पहला उपग्रह भी USSR के द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला यहीं से था, और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी रूस की थी, USSR अर्थात सोवियत संघ थी। विश्व का फर्स्ट उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था, तो यह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। विश्व का फर्स्ट व्यक्ति कौन है अंतरिक्ष में जाने वाला, तो यूरी गागरिन थे, जो 12 अप्रैल 1961 को गए थे। पहली महिला कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली, तो यह वेलेंटिना है। अभी कुछ समय पहले जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन गया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, उससे कुछ समय पहले ही जो लूना 25 जो मिशन था रूस का, यह भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, लेकिन जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी क्रॉस लैंडिंग हुई थी और यह जो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसरो की अगर बात करें तो यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त
1969 को इसकी स्थापना होती है और इसके पहले हेड विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वी नारायण इसके अभी 11वें प्रमुख बने, 11वें क्रम के वी नारायण इसके प्रमुख बने। इससे पहले कौन थे? तो जो एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ इसके प्रमुख थे इससे पहले। अगर बात करें इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पर बन रहा है, जहाँ से रॉकेट, यह जो रॉकेट है उन्हें लॉन्च करेगा, तो तीसरा लॉन्च पैड अभी श्रीहरिकोटा में बन रहा है। श्रीहरिकोटा में ही बनेगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश पर, पुलिकट झील पर। यहाँ पर ही सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का, जहाँ से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है। और अभी हाल ही में महेंद्रगिरी कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तो ये तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और यहाँ पर CE-20 जो क्रायोजेनिक इंजन है, जो क्रायोजेनिक इंजन CE-20, इसका अभी सफल परीक्षण भी कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हुआ है। और CE-20 यह एक क्रायोजेनिक इंजन है जो निम्नतम तापमान पर जो फ्यूल है उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह 38वें क्रम का है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा में हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। सूरजकुंड मेला यह हस्तशिल्प अर्थात हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों से बनाई हुई वस्तुएं होती है उनका मेला लगता है। तो सूरजकुंड मेला यह हस्तशिल्प मेला है और 38वां क्रम है इस मेले का। हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। इस मेले को आयोजन होता है फरीदाबाद में। और भागीदार राज्य कौन से हैं इस बार इस मेले के, सूरजकुंड मेले के? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा इस बार इसके भागीदार राज्य है। और इसकी शुरुआत कब से होती है जो हस्तशिल्प मेला है इसकी? तो 1987 में इसकी शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की। हरियाणा में ही जो स्वांग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यह हरियाणा में ही होता है। भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस का आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। कौन से क्रम की यह कला इतिहास कॉन्फ्रेंस थी? 32वां क्रम था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस का? तो गुवाहाटी असम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा क्षमता हो गई है भारत की वर्तमान में। मंत्रालय कौन सा है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जिसके मंत्री वर्तमान में श्री प्रहलाद जोशी जी है। इन्होंने कहा है कि स्थापित ऊर्जा क्षमता जो सौर ऊर्जा स्थापित ऊर्जा क्षमता है उसमें जो भारत है कितनी ऊर्जा जो उत्पादन करने में सक्षम हो गया है? तो 100 गीगावाट की जो ऊर्जा है उसे उत्पादन करने में सक्षम हो गया है। और इस टारगेट को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो 2030 तक 500 गीगावाट जो ऊर्जा है गैर जीवाश्म ऊर्जा है, अर्थात जो प्रदूषण रहित जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका हमारा टारगेट है कि हमारा 2030 तक हम 50 गीगावाट तक गैर जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा उत्पादन कर सके, जो प्रदूषण रहित और नवीकरणीय ऊर्जा रहे, जैसे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो। अगर कुछ मेगा, गीगा, नैनो और माइक्रो की बात करें तो मेगा अर्थात 10⁻6 होता है, गीगा अर्थात 10⁻9, नैनो अर्थात 10⁻⁻9 और माइक्रो अर्थात 10⁻⁻6 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मेगा, गीगा, नैनो और माइक्रो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की गई थी? तो इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की गई थी और सौर ऊर्जा इसका माध्यम होगा प्रधानमंत्री घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना का। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो यह किसानों के लिए सोलर पंप जो है वह सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होंगे। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना यह सोलर पंपों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निर्भया कड़ी मो गेल्हाजिया कल्पना अविजन स्वर्णकालिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। यहाँ के जो CM है मोहन चरण मांझी जी, उनके द्वारा प्रारंभ की गई है एक साथ जो 5 योजनाओं का। निर्भया कड़ी इसका मतलब जो उड़ीसी भाषा है उसमें निर्भया कड़ी का नीडर कली इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मो गेल्हा जिया, जिसका मेरी प्यारी बिटिया अर्थ होता है। तो निर्भया कड़ी और मो गेल्हा जिया ये गंजाम जिला है जो उड़ीसा का, यहाँ से प्रारंभ होती
होती है। कल्पना अविजन अर्थात जो कल्पना है, कल्पना चावला थी, कल्पना अविजन, कल्पना की तरह इनका विजन हो और ये आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में। तो यह योजना कहाँ से प्रारंभ होती है, कल्पना अविजन, तो यह डेकनाल, जो डेकनाल जिला है उड़ीसा का, यहाँ से प्रारंभ होती है। स्वर्ण कलिका योजना यह क्यूझर से प्राप्त होती है, जहाँ से सीएम है मोहन चरण मांझी जी। और वीरांगना योजना यह देवगढ़ से प्रारंभ होती है। तो यह 5 योजनाएं एक साथ उड़ीसा सरकार प्रारंभ करती है और इनका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो बाल विवाह को रोकना, आत्मरक्षा अर्थात सेल्फ डिफेंस के लिए जो लड़कियों को तैयार करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका उद्देश्य होने वाला है। इन 5 योजनाओं का, निर्भया कड़ी, मो गेल्हाजिया योजना, कल्पना अविजन, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना का। कुछ योजनाएं अगर देखें किन राज्यों के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार प्रारंभ करती है, निजित मोयना योजना असम सरकार, रायथू योजना तेलंगाना सरकार, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार, मंगला पशु बीमा यह राजस्थान सरकार शुरू करती है, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री श्री पर्यटन योजना मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करती है। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले लोकपथ मोबाइल ऐप भी किसने लॉन्च किया था, तो लोकपथ मोबाइल ऐप भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, तो इंदौर के बाद मध्य प्रदेश का ही भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यह भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला दूसरा शहर बन गया है। भीख को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर इंदौर था मध्य प्रदेश का, और दूसरा शहर भोपाल बन चुका है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारतीय जो है भीख को अपराध घोषित करने का जो मामला है अभी क्यों आने लगे, इससे पहले इसका वर्णन या इनका यह इस प्रकार के मामले क्यों नहीं दिखाई देते थे हमें, तो अभी वर्तमान में जो 1 जुलाई से 3 नए हमारे आपराधिक कानून लागू हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिस 3 में से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS, इसकी धारा जो 163 है, इसमें अपराध देने को, जो अपराध लेने या अपराध देने को, जो भीख है उसको, भीख को लेने या देने को अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति भीख देते हुए पाया गया तो उस पर उसे 6 माह की जेल का प्रावधान और 2500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो अभी भोपाल ने भी भीख पर प्रतिबंध लगा दिया है इंदौर के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंतिम, हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है, तो कर्नाटक ने अभी हाल ही में नक्सल मुक्त होने का दावा किया है। नक्सल क्या होता है, तो जो लोग होते हैं, जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, वो वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और जो वहाँ की पुलिस है उनसे त्रस्त होते हैं, या वो शासन, उनका शासन नहीं चाहते, वो उस जो सरकार का शासन है, गवर्नमेंट, उसे उखाड़ फेंक कर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें सभी लोग समान हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, जो वितरण है संसाधनों का वितरण समान हो सभी में। इस विचारधारा को लेकर कुछ लोग जो नक्सल बन जाते हैं। तो ये हमारे देश के भीतर ही हमारे देश के नागरिक ही होते हैं जो नक्सल होते हैं। तो कर्नाटक ने अभी नक्सल मुक्त होने का दावा किया है अपना, और यहाँ के सीएम जो सिद्धरमैया जी है, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि जो कर्नाटक है अब नक्सल मुक्त हो चुका है। और अभी हाल ही में गरुड़ाक्षी पोर्टल भी ऑनलाइन जो वन्य जीव है, वन्य जीवों से संबंधित जो अगर FIR करना है तो गरुड़ाक्षी पोर्टल भी कर्नाटक ने लॉन्च किया था। अभी यहाँ के जो एक नक्सलवादी थे कोटे हांडो रविंद्र है, इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है कर्नाटक को। अगर कोई नक्सलवादी कर्नाटक में आत्मसमर्पण करता है तो उसके लिए 7.5 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में आ सके, और उसे जो स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाता है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में ही अगर बात करें तो कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती है आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से हमारी सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें भी धारवाड़ क्रम की होती है। कर्नाटक में ही जो सोने की खान कौन कौन सी है, तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है, जो KG
KGF जो मूवी आपने देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड, तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। और सोना है, यहाँ से सोना निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में ही आपको जो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, यहीं पर भारत में पहली बार कॉफ़ी का पौधा लगाया गया था, बाबा बुदान की पहाड़ियों पर। और बाबा बुदान और कुंद्रेमुख दो स्थान है यहाँ पर, बाबा बुदान और कुंद्रेमुख, ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक के बाबा बुदान और कुंद्रेमुख। आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती है, धारवाड़ क्रम की होती है। और जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, इनके नाम पर इसका धारवाड़ नाम बना है। और जो कोलार गोल्ड फील्ड या जो कोलार और हट्टी की खान है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। और ये गोल्ड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं, ये मैप आपको समझ में आएगा कि यूनेस्को ने कैरेबियाई और उत्तरी ब्राज़ील सेल्फ के संरक्षण के लिए महासागर समन्वय तंत्र किया लॉन्च। तो कैरेबियाई देश कौन से, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कैरेबियन सागर दिखेगा और यहाँ पर कुछ आपको द्वीप दिखेंगे जिसमें क्यूबा, हैती, जमैका, इस प्रकार के कई देश हैं यहाँ पर। और इसके पास में आपको यहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैगो दिखेगा। तो इस क्षेत्र को कैरेबियन सागर या कैरेबियाई देश कहते हैं इनको। तो जो कैरेबियाई देश है और जो दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील वाला हिस्सा है, ब्राज़ील का जो उत्तरी ब्राज़ील है, इसका जो एरिया है, इसको कैरेबियाई और उत्तरी ब्राज़ील के सेल्फ के संरक्षण के लिए महासागर समन्वय तंत्र पहल लॉन्च की गई है इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए। जिप्टो बना दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप। तो जिप्टो यह भारत का है एक स्टार्टअप और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाउनलोड बन गया है फूड और ड्रिंक ऐप, जो फूड और ड्रिंक की डिलीवरी करता है। और जो मैकडोनल्ड है वो पहले स्थान पर है और दूसरा जिप्टो बन गया है। WHO ने युगांडा में प्रारंभ किया इबोला वैक्सीन का पहला परीक्षण। WHO ने युगांडा से इबोला वैक्सीन का पहला परीक्षण प्रारंभ किया है। और जो इबोला है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो जो इबोला नदी है, नदी के नाम पर इसका नाम जो इबोला वायरस पड़ा था, क्योंकि यह इबोला नदी के आसपास सर्वप्रथम देखी गई थी। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है, तो ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है, चंद्रमा से है, आर्टेमिस मिशन का ही भाग है। और आपको ये क्लास किसी लगती है, आप इस क्लास के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं और आपको इस क्लास से क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपको कोई फ़ायदा या आपको कोई लाभ मिलते हैं इस क्लास से। मैं इस प्रकार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इस अगर आपको जो भी बेनिफिट मिलते हैं या जो भी आपके सुझाव है, जो आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए ताकि मुझे और उत्साह मिले आपके लिए कार्य करने के लिए इसी प्रकार का। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखिए, कमेंट बॉक्स में जो आप कहना चाहें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया कि ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। फोबोर्स और पेनिनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 12वां स्थान मिला है भारत को। USA के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है, पनामा बना है। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतामात और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है, तो ईरान से इनका संबंध है। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है, तो भारत में इसका आयोजन हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा था, तो यह USA था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भी GMR हवाई अड्डा, जो हवाई अड्डों को संचालित करने वाला जो कंपनी है, यह इसमें शामिल हुई है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो हरियाणा में इसका शुभारंभ हुआ है। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे, तो कोलकाता से इसका संबंध है। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिफेरा कहाँ खोजी गई है, तो यह केरल में खोजी गई है, इडुक्की में। अब आज के प्रश्न हैं उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे ये आगे भी। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है, तो इस हेलियोस का परीक्षण USA के द्वारा किया गया है। USA के बाद WHO से बाहर होने की घोषणा अर्जेंटीना ने की है। वित्तीय सेवा कंपनी विफन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए
इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है, तो यह कनाडा में लॉन्च किया गया है। आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट दर कितने प्रतिशत है, 6.25% है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो रोसकोस्मोस के नए महानिदेशक दिमित्री बाकानोव घोषित हुए। 18वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, हरियाणा फरीदाबाद में। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 100 गीगावाट जो हमारी ऊर्जा क्षमता हो चुकी है सौर ऊर्जा। हाल ही में निर्भया कड़ी, मो गेल्हा जिया, कल्पना अविजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की है, तो यह उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की है। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, तो भोपाल में जो भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है। हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है, तो कर्नाटक ने यह दावा किया है। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।